किताब तो पता नहीं क्या करे जीवन में, टाइटल इतना प्यारा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। आप भी अपने जीवन में प्रयोग किया करो, तो प्रयोग से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे आप बतरा पे खड़े हैं, 5 लोग और खड़े हैं, आपने कहा यार सोशियोलॉजी ऑप्शन ले लिया है, 5 में से 4 तुरंत विरोध करने लगेंगे, कह रहे नंबर नहीं आ रहा पिछले 4 साल से, और ये है और वो है। और मन का एक और नियम है, अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं और एक विरोध कर दे तो मन तुरंत पीछे होने लगता है। तो जीवन क्या है? संघर्ष है। संघर्ष में पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। नहीं, मैं तो इतिहास को एक विषय के रूप में पढ़ा, बाद में वो विषय मेरा गुरु बन गया, और गुरु बनकर उस विषय ने मुझे जो कुछ दिया, अर्जुन, अशोक, अकबर एक तरफ, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, अडवाणी दूसरी तरफ। अर्जुन, अशोक, अकबर एक तरफ, मोहम्मद बिन तुगलक, करेंसी सिस्टम, टोकन करेंसी, अच्छी सोच। मध्य युग में कोई आदमी इतने आगे के बारे में सोच रहा है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन सोचना और फिर उसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना। 31 दिसंबर आ रहा है, बहुत लोग कसम खाएंगे कि कल से सिगरेट नहीं पिएंगे, और 1 जनवरी 11 बजे तक कसम चलेगी, किसी की 11:30 चल जाएगी। अब ये तो ग्रुप, अगर आप आज कागज पे घर पे जाके लिखें और फिर दोनों ग्रुप की विशेषताएं लिखें। जैसे एक ग्रुप है अर्जुन, अशोक, अकबर, इनका ग्रुप, इनका जो इनके साथ जो लोग हैं संगत, एक से एक एडवाइजर। अशोक का एडवाइजर कौन है? मोगालिपुत्तिस। अकबर के नौरत्न देखिए, अर्जुन का तो खैर एडवाइजर भगवान ही है। लेकिन अगर दूसरी लॉबी को आप देखें, वो एडवाइजर चाहते ही नहीं। आप हमेशा, जैसे हम क्लास लेते हैं, कभी कोई बात कह दी क्लास में, किसी लड़के ने हाथ उठाया कि सर ये आप जो बात कह रहे हैं ये तर्क संगत नहीं है सर, प्रमाणित नहीं है, प्रमाण दीजिए। और हमें तो यहां तो प्रमाण देना ही पड़ेगा, और हम तो हिस्ट्री के टीचर हैं, हिस्ट्री में तो और ज्यादा दिक्कत है। इस देश में, लगभग पूरी दुनिया में, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा 2 तरह की हिस्ट्री है। एक आपकी हिस्ट्री, शाही वर्ग की, ब्यूरोक्रेसी की, एक आम आदमी की। आम आदमी का अपना अलग इतिहास है। जैसे औरंगजेब, अब वो बेचारा शासक है, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो एक केस है, केस स्टडी। अगर आप औरंगजेब को हिंदू की तरह देखेंगे ना, तो आप उसकी महानता नहीं देख पाएंगे, और अगर आपने औरंगजेब को मुसलमान की तरह देखा तो आप उसकी गलतियां नहीं देख पाएंगे। लेकिन बड़े सारे बाहर लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो या तो उसके विरोधी हैं और या उसके समर्थक हैं। कि औरंगजेब, औरंगजेब जानते भाई साहब क्या, बहुत बड़ा आदमी था। आपको भी कहना हाँ बहुत बड़ा, एक बार ऐसे आसमान में उंगली डाल के छेद कर दिया था। और पहला काम ये करो, इस तैयारी का सिद्धांत पहला ये है कि जो भी करने जा रहे हो, पहला स्टेप होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखो ये अवस्थी 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूं ये जो बातें मैं आपसे कहूंगा आज, इसको एक पेज पे एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। तो पहली चीज क्या है? संघर्ष करना ही है, तुम भाग ही नहीं सकते। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्या करना है और कैसे करना है। नहीं, ये बात क्लियर, स्पष्ट?
तभी मैं दूसरे मुद्दे पे आऊंगा। पहला मुद्दा स्पष्ट, संघर्ष है, तुम भाग नहीं सकते, तुम भाग ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। तो जब भागना नहीं है तो हंस हंस के लड़ेंगे। हुसैन अली, पता नहीं आपने नाम सुना कि नहीं, एक युद्ध में जो उनका दुश्मन था उसको पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ के पटक दिया जमीन पे और उसकी सीने पे बैठ गया हुसैन अली, और भाला उठाया मारने के लिए। और जैसे ही भाला उठाया सीने में डालने के लिए, वैसे उस आदमी ने जिसके सीने पे वो बैठे थे, उसने हुसैन अली के मुंह पे थूक दिया। हुसैन अली ने भाला रख दिया, कहा जाओ। अरे उसने कहा गलती कर रहे हो, बोला जाओ, आज नहीं मारेंगे तुम्हें। अरे बोले अगर ये मौका मुझे मिला होता ना, मैं दोबारा दूसरा मौका तुमको नहीं। बोला ये सब बातें छोड़ो, तुम जाओ, तुमको आज नहीं मारेंगे। तो उसने कहा मैं तो चला जाऊंगा, पर वजह जानना चाहता हूं, आज क्यों नहीं मारोगे। उन्होंने कहा जब तक मैंने भाला उठाया तब तक मेरे मन में कोई तरंग नहीं थी, मैं शांत था। ऐसा संभव है कि तुम किसी की हत्या करने जा रहे हो और तुम्हारा मन शांत हो? हुसैन अली, ऐसा संभव है? बोले जब तुमने मेरे मुंह पे थूका तो मेरा मन अशांत हो गया, मुझे क्रोध आ गया, और मैं क्रोध में किसी को मार नहीं सकता। अगले दिन मारेंगे भी तो मोहब्बत में हंसा हंसा के मारेंगे। संघर्ष करना है। नहीं बत्रा पे हम चप्पल उप्पल पहन के घूमते थे। आज मैं आया, सबसे मिला एक एक करके। यहाँ एक सोनी भाई हैं, कसाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। ये सामने उनका शॉप है कसाई पेशे से, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आया, उनसे मिला, मैंने कहा अरे सर हम आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ, और बताओ कैसे हो। जितने लोगों को मैं यहां जानता था, मेरा पान वाला है, मैं उससे गया मिला, हाँ पान खा लीजिए। हमने कहा लड़के बुरा मान जाएंगे क्लास में, तो फिर मैंने कहा बना दो, बाद में खा लेंगे, पान तो खाएंगे ही। पहली शुरुआत यहां से करो, डरने की कोई जरूरत नहीं। इस यूथ, इस जवानी का क्या करोगे? 3 फेज है लाइफ के। बचपना, वहां समझ नहीं होती, एनर्जी बहुत होती है। वो तो हमारा समाज है भारत का, जहां लोग बच्चों को बचपन से पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। बेटा तुम आईएएस बनना, और हमारे घरों में जो लोग आते हैं वो और बड़े महारथी। हमारे घरों में बच्चे शो पीस हैं। कोई बाहर से आया, पोयम सुनाओ बेटा। अबे अमीर खुसरो है तुम्हारे दरबार के, जो भी आ रहा है पोयम सुनाओ, पोयम सुनाओ, पोयम सुनाओ। बचपना, वहां समझ नहीं है, एनर्जी बहुत है, इसलिए तो बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं। वो ये बदमाश है इसलिए नहीं करते, एनर्जी बहुत है और पता नहीं कि लगाना कहां है। फिर तीसरी फेज है बुढ़ापा, वहां एनर्जी नहीं है, समझ बहुत है। तुम किसी 80 साल के बुजुर्ग आदमी से प्रेम की बात करोगे ना, गुस्सा हो जाएगा तुमसे कि बदतमीजी की बातें मत करो, इस सब में कुछ नहीं रखा है। आप नहीं किए थे, बदतमीजी बिल्कुल मत करना। लेकिन वो खत्म है। समझदारी किसकी इंपॉर्टेंट है? विवेकानंद की। हम क्यों सम्मान करते हैं विवेकानंद का? जवानी, जवानी। हम विवेकानंद को क्यों सम्मान करते हैं? जवानी। सोचो, जो आदमी फोटोग्राफ में इतना खूबसूरत था,
वो वास्तविकता में कितना खूबसूरत रहा होगा। भगत सिंह, फांसी होनी है 24 मार्च को, एक दिन पहले डेट आ गई। सरकार को खबर मिली कि शायद बास्तील में जो हुआ था फ्रांस में, जैसे बास्तील का किला तोड़ा गया था, ऐसे यहां भी लोग किला तोड़ के क्रांतिकारियों को निकाल लेंगे, ऐसा कुछ खबर थी। तो यह हुआ कि इनको एक दिन पहले लटका देंगे 23 मार्च को। तो 22 मार्च को लाहौर का जेलर आके कहता कि सर सुबह, सॉरी सर, सुबह 4 बजे बंदा तैयार है, नहा धो के फिट, मेडिकल चेकअप हुआ, 4 केजी वेट बढ़ गया। यहां ऑटो रिक्शा पे देखोगे ना, वहां 2 तरह के ऐड मिलेंगे, मोटापा कम कैसे करें, और एक ऐड और भी है, मोटापा बढ़ाएं कैसे। किताब पढ़ रहे हैं, किताब, मार्क्स एंड लेनिन। जेलर कहता है कि अंतिम इच्छा, बोले 15 पेज बचे हैं, ये अंतिम इच्छा है। अगला मरने जा रहा, मरने, हैंग होने जा रहा, फांसी होने जा रही, उसकी अंतिम इच्छा ये है कि 15 पेज बचे हैं, उन्हें खत्म कर लो। और तुम, सर नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा, तो हमारी गैंग में आ जाना, हमारा और भी धंधा है, न्योता दे रहा हूं, टेंशन मत लेना। तुम इस उम्र में टेंशन में रहते हो, 22 में। परसों एक साहब से मेरी मीटिंग थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फला फला से मिला दीजिए, एक बड़ी सम्मानित हस्ती है हिंदुस्तान में। तो मैंने कहा उनसे मिला दीजिए। तो बोले वो ऐसे थोड़ी मिलते हैं। मैंने कहा सर ऐसे तो भगवान ही मिलते हैं, दादू, कबीर, नानक, रैदास, इनको ऐसे ही मिले थे। मैं भी जानता हूं सर ऐसे नहीं मिलेंगे, काम से मिलेंगे, पर मैं काम का आदमी हूं सर। सात 700 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी पिछले साल कोरोना के पीक में, तुम्हारे लिए ही की थी। एक अटेम्प्ट दौड़वाना था आईएएस का, 16 सितंबर से 26 सितंबर, लखनऊ से दिल्ली। और मेरे साथ सब युवा ही थे मुझे मिलाकर। तुम बुजुर्ग सोच लो यार, तो बताना तो पड़ेगा ही। ये एक बात हुई। दूसरी चीज जहां से आपको फिर शुरुआत करनी है, जो आउट ऑफ द कोर्स है, लेकिन मैं उसको हर जगह चर्चा करता हूं, हर जगह। बाकी तो सर लोग बताएंगे ही, बोलेंगे ही सब बात। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं सब मुझसे ज्यादा ही जानकार है। मैं बड़ा खुश हुआ सबको देखकर, खासकर ललिन सर को देखकर तो मैं इतना खुश हुआ, और सभी सारे लोगों से। और मैंने कहा ना, किसी शिक्षक की तुलना मत किया करिए, सब अपने आप में महान है। आपकी क्षमता, आप किससे क्या लेते हैं। तो एकलव्य यही बात का संदेश देता है कि तुम नहीं पढ़ाओगे तो भी तुमसे जो लेना है वो मैं ले लूंगा। एकलव्य एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने गुरु को भी पीछे कर दिया। कुछ पर्सनालिटियां ऐसी होती है ना, जो कुछ चीजों को ट्रेंडी तोड़ देती। जैसे लोग कहते हैं भगवान सर्व शक्तिमान, बाली, वानर राजबाली नहीं, वानर राजबाली नहीं, राक्षस राजबाली, तपस्या कर रहा है, यज्ञ चल रही है, इंद्र का सिंहासन डोल रहा है। पता नहीं इंद्र कैसा, उसका जब देखो तब सिंहासन ही डोलता रहता है। और विष्णु कहते हैं कि मैं संभाल रहा हूं, टेंशन मत लो। फिर वामन अवतार बनकर आए, बाली से कहे 3 पग जमीन चाहिए। शुक्राचार्य आते हैं, बाली से कहते हैं कि विष्णु है, धोखा देने आए तुमको। बोले इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरी अचीवमेंट कितनी बढ़ गई है कि भगवान को मुझे हराने के लिए मुझे धोखा देना पड़ रहा है। क्या अचीवमेंट है, मतलब तुम्हारी अचीवमेंट इतनी बढ़ गई है
कि भगवान भी सीधे तुमसे नहीं लड़ पा रहा है, उसको तुमसे छल करना पड़ रहा है। फिर भी वो कह रहा है कि नहीं, ये जो कहें, बोले 3 पग जमीन चाहिए, बोले ले लो, 2 पग में सब कुछ कवर हो गया। उसने कहा तीसरा, बोले तीसरा मेरे ऊपर रखो। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, सारे जीवन संघर्ष है, ये बात क्लियर हो गई। संघर्ष का पहला रिक्वायरमेंट क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन ये सारा संघर्ष करेगा कौन? जीवन संघर्ष है, ये सारा संघर्ष करेगा कौन? कौन करेगा? इस सारे संघर्ष में मुख्य भूमिका किसकी होगी? मन की। यहां पर लगभग लगभग आज का युवा हिंदुस्तान का मार खा रहा है। मैंने कहा ना, आप बत्रा पे खड़े होंगे, आपने कहा मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, 4 लोग विरोध करेंगे उसका तुरंत तुरंत। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका ऑप्शनल है, यहां बत्रा पे बहुत सारे लोग हैं पाषाण काल से, और राजशाही का एक नियम है, आप राजा हैं, राजशाही का एक नियम है, सबकी नहीं सुन सकते। हमारे पास जब पहली बार पैसा आया, पहली बार आया, तो श्रीमती जी को लगा गाड़ी लेनी चाहिए, बोली मारुति लेंगे, मैं ले लो। तो पता नहीं, जब हम कोई नई चीज लेने आते हैं तो आपस में रिश्तेदारों को जरूर बताएंगे, जलाना होता है कि हम लोग गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हो? वो हमसे ज्यादा तेज थे, तो इन्होंने कहा मारुति। बोले मारुति लोअर स्टैंडर्ड कार, लो स्टैंडर्ड। अब शाम को मैं आया, मैंने कहा चलो, बोली नहीं नहीं मारुति लो स्टैंडर्ड कार। अरे मैंने कहा कौन बोला? अरे बोले, हमने कहा अच्छा चलो डिसाइड कर लो। 6 महीने बीत गए, वो डिसाइड ही नहीं कर पाई गाड़ी कौन सी लेनी है। इतना जीवन में टाइम है, जिसके पास महत्वाकांक्षा है उसके पास इतना टाइम है कि वो 6 महीने ये डिसाइड करेगा कि गाड़ी को, पहले ये देख लो पैसा कितना रखे हो, पहला डिसाइडिंग फैक्टर तो यही है ना। अब लेना चाहते हो रोल्स रॉयस, पैसा नहीं है तो फिर एक दिन हमारी छुट्टी थी, मैंने कहा चलो गाड़ी खरीदते। कहा कौन सी खरीदो? मैंने कहा चुप आओ। फिर एक्सेट में महिंद्रा का शोरूम है, वहां पहुंचे, मैंने कहा स्कॉर्पियो दे दे, टॉप मॉडल। बोले स्कॉर्पियो ले रहे हो? बदमाशों की गाड़ी है। हम कौन सा शरीफ है, हम तो एक्सीडेंटल टीचर हैं। टीचर तो हमारे नलिन सर हैं, सारे लोग हैं। हमको तो भगवान कहते हैं कि जाओ पढ़ाओ, हमको तो दंड मिला है। हम अपने टीचरों को बहुत परेशान करते थे क्लास में। हम तो आप देखते हैं क्लास, जब हम क्लास लेते हैं, कोई लड़का शायद ही कभी क्वेश्चन पूछता है। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप उस विषय को तैयार करके आए जो टीचर पढ़ा रहा है। कोचिंग बहुत प्यारी चीज है, अगर आप समझ जाएं कि कोचिंग का रोल क्या है। कोचिंग आपको 1 साल में आईएएस बना सकती है, मैं भी बताऊंगा कैसे, सिर्फ बोलने की बात नहीं है। कोचिंग इतनी प्यारी चीज है कि आपको 1 साल में आईएएस बना दे। लेकिन आप एक छोटी सी गलती करते हो और पूरी कोचिंग और उसका पैसा और सब वेस्ट हो जाता है। फिर आप अपने आप को तो ब्लेम कर नहीं सकते। फिर वो मुझे, जो मेंबर था वहां पे, एक लड़का था, वो समझाने लगा, देखिए, हमने कहा छूट उठ मत कर, पैसा बता कितना हुआ, ये ले, और कल गाड़ी चाहिए, खत्म। तुम्हारा सारा संघर्ष तुम्हारे मन पे टिका हुआ, मन पे। और अगर मन तुम्हारा कमजोर है तो तुम सबकी सुनोगे, और अगर तुम सबकी सुनोगे तो तुम कभी जीत ही नहीं सकते। मोहम्मद बिन तुगलक क्या है? किसी की नहीं सुनता। उसने कहा राजधानी परिवर्तन करेंगे। उसके एडवाइजरों ने कहा सर बिल्कुल करो सर, उज्जैन ले लो सर, नॉर्थ छोड़ के कहां जाओगे सर, दिल्ली। हम सबसे ज्यादा खतरा नॉर्थ वेस्ट से है, सारे आक्रमण उधर से होते हैं सर, हम दिल्ली नहीं छोड़ सकते सर।
कहा तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग है, लटका दो इसको। आपको कोई राय दे रहा है, आपको नहीं अच्छी लग रही, आप उसको लटकाओगे। दौलताबाद पहुंचा, जब पहुंचा, अब देखो एक राजा की कारस्तानी, ये हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम सीखें। दौलताबाद पहुंचा, जब वहां पहुंच गया तब उसे पता चला कि गलती हो गई यार, फिर रातों रात भाग के आया। टोकन करेंसी चला रहा है भारत में, जहां लोग कटिया लगा के बिजली जलाते हैं, भारत में 5 रुपए का सिक्का देख लें तो पैर रख के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहां वो टोकन करेंसी चला रहा है बिना प्रिकॉशन। तुम 500 रुपए का नोट किसी को दोगे वो ऐसे देखेगा ना। मौर्यंस है, मौर्यन एम्पायर, उनके पास 2 अधिकारी हैं, एक लक्षणाध्यक्ष जो मिंटिंग का कार्य देख रहा है, और एक रूपदर्शक जिसका काम है करेंसी को चेक करना। सोचो उस वक्त करेंसी क्या है, स्पाइन है एम्पायर की। आज जो प्रॉक्सी वॉर हमारे साथ चल रहा है, पाकिस्तान और चाइना हमसे प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा अटैक वो हमारे ऊपर क्या करते हैं, फेक करेंसी। किसी भी कंट्री में फेक करेंसी बढ़ा दो, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी, इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। और इकोनॉमी क्या है, साम्राज्य की मां है। इकोनॉमी ध्वस्त, साम्राज्य खत्म। उस देश में वो व्यक्ति बिना प्रिकॉशन का करेंसी चला रहा है, हर घर में छपाई शुरू हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये हुआ कि भाई रोक दो करेंसी, रोक दिया उसने, टोकन करेंसी रोक दिया। रोक के फिर उसने क्या किया, उसने कहा जितने लोगों के पास भी टोकन करेंसी है वापस करके तिजोरी से ओरिजिनल ले लो। जिन्होंने नहीं छापा था उन्होंने भी छाप लिया। यह है मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए पढ़ाया जाता है कि तुम ये गलती मत करना। पहली बात तो सुनो किसी एक आदमी की, वो तुम्हारा चॉइस है, वो तुम्हारी चॉइस है। किसी एक की सुनो, किसी एक आदमी को पकड़ो अपने जीवन में, वो तुम्हारी चॉइस। ये नहीं कि सब किसी के पास जा रहे, तुम अपना चुनो एक आदमी। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, समय में भी है। महावीर 5 तरह का ज्ञान बताते हैं, जैन, मति, श्रुति, अवधि भी एक ज्ञान है। ये जो शिक्षक हमारे मित्र यहां बैठे हैं, इनके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, और यही बनाएंगे आपको आईएएस। कैसे, इनकी बात आप मान लो, बस किसी की भी एक आदमी की एक बात आप मान लो, और आप हारना तो कहना, लेकिन आपको इन पे भरोसा नहीं हो पाता। राय का एक सिद्धांत है, राय हमेशा उस आदमी से लेना चाहिए जिसका हित आपके हित से जुड़ा हुआ हो। जैसे आप नरेंद्र सर से जुड़े हैं, आप सर से जुड़े हुए हैं, आप ये इकोनॉमी वाले सर से जुड़े हुए हैं, तो इनका हित आपके हित से जुड़ा हुआ है। आप आईएएस बनेंगे ना, तो हमारा भी तो नाम होगा, नहीं? राय का एक सिद्धांत है, सबसे नहीं ली जा सकती। सबसे लोगे वो नचा देगा तुमको। तो संघर्ष में जो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है वो है मन। अब मन के बारे में 2-3 बातें सुन लो, ऐसे नहीं। किसका इतिहास ऑप्शनल है? कितने साल से पढ़ रहे हो? शुरू किया, अच्छा। किसने पढ़ रखा, ऑप्शनल पढ़ रखा है, हिस्ट्री ऑप्शनल? हाथ उठा दो, जिंदगी बदल जाएगी। शर्माना मत। एक लड़का पीछे से हाथ उठाए हुए, इधर कौन? तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, पढ़ लिए हिस्ट्री ऑप्शनल। सुल्तान और बादशाह में क्या फर्क है? तो अंतर क्या है?
अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ, और नहीं छोड़ो, एक आदमी को नहीं टॉर्चर करेंगे। इधर कौन है? अपनी कमी जाके लिखो आज। सोचो तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शनल तुम पढ़, और किसी टीचर का नाम कभी मत लेना, ये तुम्हारी गलती है। आप अगर कोई बात नहीं बता पा रहे हैं, ये मत कहिए मैं वहां पढ़ा हूं, उनसे पढ़ा हूं, फलाने। अपनी गलती को स्वीकार किया करो। इधर कोई ऑप्शनल? चलो उठो, खड़े हो जाओ। सुनो, अपना कोई ऐसा शासक बताओ इतिहास में जिसको तुम बहुत मानते हो। अकबर। अकबर से पहले क्षेत्रीय विद्रोह, रीजनल रिवोल्ट, एक बड़ी आम बात है। जैसे दिल्ली कमजोर पड़ता है, बंगाल आजाद, गुजरात आजाद। लेकिन अकबर के बाद ऐसा नहीं होता, क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, हैदर। क्या नाम है यार? तो कुछ हैदर अली पे ही बता दो। और कोई एक बात जिसने अंग्रेजों को टेंशन दे दी, हैदर अली की कोई एक बात जिसने अंग्रेजों को टेंशन दे दिया कि अरे भाई ये तो बड़ा डेंजरस आदमी है। एक बात बता दो, अंडर 10 रैंक, वरना 11th रो रहेगी। सबसे ज्यादा मेहनत मुखर्जी नगर के लड़के करते हैं, सबसे ज्यादा, और सबसे कम रिजल्ट मुखर्जी नगर का। उसकी सिर्फ एक वजह है, ये देखो, दिशा विहीनता। ऐसे दिशा के उसकी एक बात बताओ, हैदर अली की, अंग्रेज एकदम सख्ते में आ गए, अरे भगवान क्या कर रहा है ये आदमी, बताओगे? सोच लो, बैठ जाओ, 2 मिनट सोच लो। चलो अच्छा, तुम बताओ बताओ बताओ। अरे तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही चाचा। बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं। सुल्तान मतलब, ये देखो, ये देखो, ये मैं किसी से क्वेश्चन थोड़ी पूछा, मैं कौन सा सब कुछ जानता हूं। अभी तुम हमसे पूछ लो, हम ही ना बता पाए। पूछ लो अकबर की नानी कहां पैदा हुई थी, हमको नहीं पता। सुल्तान का मतलब है डेपुटी, और बादशाह का मतलब है संप्रभु। ठीक? सुल्तान का मतलब है डेपुटी, प्रतिनियुक्त, किसी के अधीन, हालांकि थ्योरेटिकली ही है, लेकिन डेपुटी। और अकबर के बाद क्षेत्रीय विद्रोह इसलिए नहीं होते क्योंकि उसने बड़ी जबरदस्त प्रणाली इजाद की, मनसबदारी सिस्टम। और हैदर अली का सबसे बड़ा काम यह था कि जब अंग्रेजों ने देखा इसको कैनन फैक्ट्री वगैरह लगाते हुए, तो उनको लग गया कि अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा है। तो कोई भी आपका दुश्मन इससे पहले कि आपके बराबर शक्ति ले या ज्यादा हो उसे दबा दो, तो अंग्रेजों ने मराठा और निजाम से दोस्ती कर ली। जैसे ही अंग्रेजों ने मराठा और निजाम से दोस्ती की, इसने क्या किया, इसने मराठा निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। इसने मराठा और निजाम को बुलाया कि कितना परसेंट दे रहे हैं, बोले 10%, बोले 20 हमसे ले लो, हमारी तरफ आ जाओ। और जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, कंपनी हार गई। तब उसे लगा कि नहीं 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 यार, ये तो बहुत डेंजरस आदमी है। तब समझौता हुआ, मद्रास की संधि। तुम्हारा मन तुम्हें जीवन में हर जगह ले जाएगा, ये आउट ऑफ द बॉक्स में। इस पे यही मेरी यूएसपी है। मन क्या है? पेट है, पेट। जैसे ये पेट है, ये यहां खाना हजम होता है ना, यहां भी हजम होता है। यहां भी हजम होता है। तुम बहुत सारी चीजों को हजम करना चाहते हो, 10-10 घंटा पढ़ते हो, 15-15 घंटा पढ़ते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या है, यहां पे सेव्ड नहीं है। वो चीज सेव नहीं जो तुम सेव करना चाहते हो, जो नहीं करना चाहते हो वो तो है ही।
मिर्जापुर सीरीज सेव है ना? मिर्जापुर सीरीज तो देखे ही हो, उसकी पूरी कहानी सेव होगी, एक एक कैरेक्टर सेव होगा। तो एनसीईआरटी क्यों नहीं सेव है? नहीं, अगर मिर्जापुर सीरीज सेव हो सकती है तो एनसीईआरटी सेव क्यों नहीं हो रही है? और जब तक एनसीईआरटी सेव नहीं होगी तब तक एडवांस फेज सेव हो ही नहीं सकता। मैंने तुमसे अविनाश कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं, ऑप्शनल है तुम्हारा। मतलब अगर ऐसा सिर्फ जीएस होता तो मैं कुछ कोई बात ही नहीं थी। तुम जाओ अपनी और डायरी बनाओ अपनी। अकबर से पहले जब बंगाल पर कब्जा हुआ तो वो सिर्फ सैन्य कब्जा है, सैन्य। सिविल जो प्रशासन है वो स्थानीय लोगों के हाथ में है, बंगालियों के हाथ में। इसलिए जैसे ही दिल्ली कमजोर पड़ती थी तो सेना बाहर मूव करती थी प्रांत से, तो वो क्षेत्र अपने आप को आजाद घोषित कर देता था, क्योंकि सिविल प्रशासन तो लोकल लोगों के हाथ में है ना। बात समझ में आ रही है? बलबन के समय तुगरिल, इल्तुतमिश के समय एवाज, लेकिन जब अकबर गद्दी पर बैठ रहा है उसने मनसबदारी। मनसबदारी क्या है? कौन है मनसबदार? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दोनों शक्तियां हैं, सिविल भी और सैन्य भी। तो अब जब बंगाल पे कब्जा हो रहा है तो सिर्फ सैन्य कब्जा नहीं हो रहा है, अब सिविल कब्जा भी हो रहा है। नहीं, दूसरी बात, हर आदमी को जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा उतना ताकतवर मन चाहिए, वरना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दिल्ली पढ़ो, लंदन पढ़ो, अमेरिका पढ़ो। इस देश में बड़े सारे राजनेता अमेरिका पढ़कर आए। मैं किसी का नाम तो ले नहीं सकता, राजनीतिक मंच है नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री का तो पता ही नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े। खुद ही उन्होंने कहा, एक टीवी शो में उन्होंने कहा कि हाई स्कूल के बाद मैंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली है। ये उनका स्टेटमेंट है, उनका वक्तव्य है, लेकिन मन बहुत मजबूत है। कोरोना चल रहा है, लोग मर रहे हैं और मोर को दाना खिला रहे हैं। साहब मर रहा है, मरना ठीक है। मन देखो कितना ताकतवर है। वो एज अ प्रधानमंत्री फेल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, उस पर हमें, वो तो चर्चा का विषय यहां नहीं है। लेकिन उनसे एक चीज बड़ी प्यारी है, कितना शक्तिशाली मन है। और तुम्हारा? एक आदमी ने कह दिया सोशियोलॉजी ऑप्शन ठीक नहीं, तुमने चेंज कर दिया। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, और सब्जेक्ट वही जो समझ में आए। तुम दूसरे के कहने पे, भाई तुम हमसे अगर आके पूछोगे कि सर कौन सा ऑप्शनल ले, मैं तो कहूंगा हिस्ट्री ले लो। किससे पढ़ ले सर? नलिन सर से पढ़ लो। हम क्यों हिस्ट्री, अपने सब्जेक्ट की क्यों बुराई करेंगे हम? फिर तुम ही कहोगे पलट कर, सर बहुत लंबा सब्जेक्ट है। पैसा भी तो लंबा कमाओगे। सर डेट्स बहुत हैं, कहां हैं? तुम्हें कैसे पता? सब्जेक्ट का चुनाव खुद करो। 2 पैरामीटर रखो, एक अपना इंटरेस्ट और एक उसमें अवेलेबल टीचर, क्योंकि वो तुम्हारी 50% लड़ाई को खत्म कर देगा। और जो ऑप्शनल तुमने ले लिया उसको बताओ ही मत किसी को। तो तुम भी पत्रा पे खड़े हो, किसी ने पूछा क्या ऑप्शनल है? ज्योग्राफी। अरे ज्योग्राफी नहीं चल रहा है। तुमको कितना अंदर अंदर आनंद आएगा कि हाँ यार मुझे भी पता है नहीं चल रहा है। लड़ाई में वो योद्धा जीतते हैं जो छिपे हुए होते हैं। छिपा के रखो अपने आप को। यहां जब नए नए लोग आते हैं बत्रा पे ना, बत्रा राजेंद्र का दोनों जगह, तो बड़ा हिंदू लेके टहलते हैं, हिंदू हिंदू लेके टहल रहे हैं। बोलो यार डेमेस्कस कहां है?
दमिश्किस आदमी है। अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो अपने मन को मजबूत करो, और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। कैसे? ध्यान, योग, इतने सारे टीचर हैं बाहर, बहुत सारे। और ये मत सोचो कि एक संत किसी चीज में पकड़ा गया। कभी 150 का नकली नोट देखे हो? असली है ही नहीं। जिसका असली होगा उसी का तो नकली होगा। इस देश की परंपरा है संत परंपरा, ज्ञान। वो कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे मन को इतना ताकतवर बना देगा ना। सलीम चिश्ती अकबर के पीछे खड़ा है, संत है। कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी इल्तुतमिश के पीछे खड़ा हुआ है। इल्तुतमिश राजा बनता है, आ गया मौलाना कि इस्लाम और डेथ, दारुल हरब, दारुल इस्लाम बनाओ। उसका गुरु था कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, सूफी है, फेमस। गया, गुरु को बताया कि सरकार ऐसा ऐसा कह रहे ये लोग। बोला ये तुम्हारे सर पे क्राउन है, कितने का है? कहा सरकार 5 करोड़ का है। कहा वो जो मौलाना टोपी पहना है वो? कहा वो 5 रुपए का है। कांस्टेबल, सीओ और डीजीपी तीनों कैप लगाते हैं। तीनों की कैप में फर्क है, क्योंकि तीनों की सोच में फर्क है। तो फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहता है कि 5% है हम मुसलमान, 95 नॉन। फिर भी हम इनके ऊपर शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपस में बटे हुए हैं। लेकिन अगर हमने इनके धर्म पर हाथ रखा तो ये 95 एक हो जाएंगे, और अगर ये एक हुए तो मैं तो कन्वर्ट हो जाऊंगा। तुम अपनी सोचो। मन, राजा में जो सबसे शक्तिशाली चीज है वह है मन। बाबर काबुल में पड़ा हुआ है 1504। उसके पास 2 ऑप्शन है, मध्य एशिया, दिल्ली। उसके जीवन में एक कथा है, पता नहीं सर को बताएंगे उस पर, कि जब वो पानीपत का पहला युद्ध लड़ने जा रहा था ना, तो किसी ज्योतिष ने कहा काबुल के कि सितारे तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम नहीं जीतोगे। अच्छा, हम ना जीतेंगे? अब बोलो तुम्हारा गुरु वक्री है, शनि वक्री है। उसने कहा फिर तो मैं जरूर लड़ूंगा, क्योंकि मुझे क्लियर करना है कि बड़ा कौन, भगवान या ग्रह। यह है राजा जिसका मन शक्तिशाली है। तुम्हारे डिसीजन हैं यार। तुम हर दूसरे आदमी को सुनकर डिसीजन बदल लेते हो। तुम 1 साल तक ये पूछते रहते हो न्यूज़पेपर पढ़ ले, तुम मनोहर कहानियां पढ़ा। सर एनसीईआरटी का नोट्स बना ले, तुम एनसीईआरटी जला दो, जला के उसकी राख मिलाओ पानी में और पी जाओ, और तुम्हारी नसों में एनसीईआरटी बहेगी। आवाज आ रही प्रियम्बल प्रियम्बल प्रियम्बल। कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम 1 साल से यहां घूम रहे हो मुखर्जी नगर में, और तुम ये कंफर्म नहीं हो कि न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी की भूमिका क्या है। मन। अब्राहम लिंकन को देखो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ा करो। सबसे छोड़ो, डॉक्टर अंबेडकर, क्या पर्सनालिटी है विश्व के इतिहास में, भारत नहीं विश्व। अभी मैं तुमको कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, बुरा मान जाओगे, दोबारा मिलने नहीं आओगे। 15-20 लड़का लेके बाहर खड़े हो, मेरी बेइज्जती क्या बताएंगे आज इसको। आजमगढ़ से हैं? अच्छा। उस आदमी को क्लास के बाहर बिठाया जा रहा है, पढ़ रहा है। कमिटमेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पढ़ना है। बाहर बैठाओ, अंदर बैठाओ, छत पे बैठाओ, कहीं बैठाओ, पढ़ना है। कलाम साहब को देखो, 36 यूनिवर्सिटियों से ऑनररी डिग्री, 36। उनका सिर्फ अवार्ड देख लो, अवार्ड। पढ़ने के पैसे नहीं थे। उनके टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने उनके फादर को जाके कहा कि हम आपके बेटे की फीस जमा करेंगे।
उनकी किताब है इग्नाइटेड माइंड, वो तो कंपलसरी होनी चाहिए इंडिया में। उसका सेकंड चैप्टर द रोल मॉडल्स। राजशाही मन पे डिपेंड करती, मन पे। तुमने अगर अपने मन को पकड़ लिया, पहले तो पकड़ना, और ये इतना स्मार्ट यंत्र लगा दिया भगवान ने। रात में अलार्म लगवाएगा 4 बजे सुबह का, शाम को एकदम ताव में रखेगा कल से 4 बजे, अब सब खत्म, सबका नंबर डिलीट कर दिए, सबका ब्लॉक कर दिए, सिम नया ले आए, कल से 4 बजे। और 4 बजे जब अलार्म बजता तो ये पता क्या कहता है कि 5 मिनट, 1 घंटा कहता ही नहीं। तुम अगर बहुत गौर से अपने जीवन को देखो तो 99% केस में यही तुमको बेवकूफ बना रहा है। इसलिए राजाओं को ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, तुमको पढ़नी चाहिए। तो तुम्हें यह पता चलेगा कि यार मैं ही संघर्ष नहीं कर रहा हूं साहब। कोई एक अपवाद बताओ जिसने संघर्ष ना किया और उसे चीजें मिल गई हो, है ही नहीं। और गलती से मिल जाए तो संभाल नहीं पाएगा। कितने परिवार हिंदुस्तान में है, राजनीतिक परिवार, जिनके पुत्र उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके पिता कितने महान व्यक्तित्व हुआ करते थे, वो पहली चीज संघर्ष है। दूसरी चीज जो मैं आपको आज बता के जा रहा हूं वह मन। अपने मन पर काम करिए, किसी को पकड़िए, सदगुरु को पकड़ लीजिए, पंडित श्री श्री रविशंकर, किसी को, आपकी चॉइस, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूं, पर शुरू करिए। ये मत कहिए कि अरे इस देश के संत चोर हैं, किसने कहा? पश्चिम को इसी बात का तो टेंशन है, वेस्ट को, कि अगर इस देश के युवाओं का मन मजबूत हो जाएगा तो सिगरेट कौन पिएगा, शराब कौन पिएगा? भाई तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, इस तैयारी की सबसे बड़ी विशेषता यह है, एवरीडे स्ट्रेस, हर दिन मिनिमम 8 घंटे की सामग्री तुम्हें यहां डाइजेस्ट करनी है। 8 घंटा कम से कम पर डे न्यूज़पेपर तो डाइजेस्ट करना है ना। तो जब डाइजेस्ट करोगे तो जैसे यहां एसिडिटी और गैस बनती है, ऐसे यहां भी बनती है, मन बेचैन होता है, तब तुम खैनी में पलट जाते हो। तो तुम चाय पीने चले आओ, वो तुम गलत नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम गलत हो, तुम्हें सही का पता नहीं है। तुम 2 यौगिक प्रैक्टिस करो, भस्त्रिका और कपालभाति, तुमको किसी भी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि जिसके पास भी महत्वाकांक्षा है उसके पास स्ट्रेस है, नेचुरल फिनोमिना है, तुम्हारी नहीं है। और पढ़ाई का स्ट्रेस एक तरफ, और समाज का, तुम्हारे माँ बाप बेचारे, खासकर लड़कियों के जो माँ बाप हैं घर पे, पूर्वांचल बिहार इधर उधर की जो लड़कियां, उनके माँ बापों को कितनी चुनौती है। और ये पड़ोसी सीधे तो आपके माँ बाप से जाके कुछ कहेंगे नहीं कि अपनी बिटिया बुला लो, ये उल्टी सीधी कहानियां सुनाएंगे उनको। वो तिवारी जी रहते थे उधर, उनकी बिटिया भाग गई, पता नहीं चला आज तक। अब वो मिडिल क्लास फादर बेचारा अपना पूरा जीवन लगा के तुम्हें पढ़ा रहा है, अब वो डेली अगर ये कहानी सुनेगा तो परेशान नहीं होगा? तो फिर जब वो परेशान होगा तो तुम्हें पलटकर फोन करेगा कि देखो बेटा इस बार किसी तरह निकालो, नहीं तो हम बुला लेंगे। वो ये खुद से नहीं कह रहा है, ये मैं शर्त लगाकर कह दूं, वो ये खुद से नहीं कह रहा है। ऐसे लड़कों के साथ भी है। ऐसे तुम्हारे पिताओं के साथ, अरे आईएएस वाईएएस कहां फंसा दिए हो लड़के को। तुम इस तैयारी को अगर कायदे से कर लोगे ना तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करोगे। इतनी जबरदस्त तैयारी है ये। मेरा मानना है हर व्यक्ति को, हर ग्रेजुएट लड़के को यह तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो आईएएस बनना चाहे या ना बनना चाहे, क्योंकि इस तैयारी से सब कुछ बदल जाता है। सोच, सबसे पहले तुम स्कूल में पढ़कर आए थे बिस्मार्क को, वहां एक फैक्चुअल कहानियां पढ़ा दी गई, लेकिन जब तुम यहां पढ़ोगे बिस्मार्क को,
1920, 1914 प्रथम विश्व युद्ध, ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही कि हम शोषितों के लिए लड़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा बहुत अच्छा यार, अगर तुम शोषितों के लिए लड़ रहे हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो गांधी जी ने अंग्रेजी सेना के लिए सिपाही भर्ती करने शुरू कर दिए। युद्ध चलता रहा, 1918 में खत्म हुआ। गांधी जी को बड़ी आशा थी कि कुछ मिलेगा, लेकिन जो आम आदमी नेताओं के लिए नारा लगाते हैं उनको लड्डू मिलता है। कोई विधायक चुनाव लड़ रहा है, एमपी चुनाव लड़ रहा है, और जो आम आदमी उसके चुनाव प्रचार में है ना, उसको अंत में जीतने के बाद लड्डू मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। वो लड्डू बड़ा संदेश देता है। और जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, अंग्रेजों ने 1919 में रूल अटैक भेज दिया, इंप्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, मिनिमम 2 years, बोले मैक्सिमम 200 years। गांधी जी ने कहा यार ये तो यार तुम तो कुछ और कह रहे थे पहले। हाँ, बोले वो बाद में सोचेंगे। छह अप्रैल को गांधी जी ने स्ट्राइक रखी, नेशनल स्ट्राइक डे। उसी में कांड हो गया जलियांवाला बाग कि डराओ इनको, गोली चलाओ इनके ऊपर। भारत का वाइसरॉय रिपोर्ट देता ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि सर कुछ नहीं होगा सर, 80% इस देश की जनता अनपढ़ है सर, और 80% गरीब है, कोई मूवमेंट नहीं चलेगा सर यहां, आप चिंता मत करो, गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आदमी ने एक सूत्र लगाया असहयोग आंदोलन में, एक, वो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ था, और पूरे भारत में सनसनाहट शुरू हो गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वाइसरॉय से जवाब तलब किया कि ये क्या हो रहा है भारत में, ये हजारों लोग सड़क पर टहल रहे हैं, कार्रवाई करो इन पर। बोले साहब कार्रवाई नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले सर ये हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं साहब, ये हमारे लिए भजन गा रहे हैं साहब, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम इनको सम्मत दे भगवान। कोई तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा तुम्हारे लिए दुआ मांग रहा है, तुम उसको मारोगे? एक फॉर्मूला लगाया, एक, पूरी क्लास में कोई बताएगा? मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा। हमारे राजू सर आए हुए हैं और बहुत ही सीनियर फैकल्टी इस फील्ड की। सर आइए प्लीज। और राजू सर के बारे में एक कहावत है कि जिसके सर पे इन्होंने हाथ रख दिया वो आईएएस बन गया। तो मैं चाह रहा था कि सर मैं थोड़ा बोल फिर आपको माइक दे प्लीज। कोई बताएगा इस पूरे क्लास में? बताओ। नहीं नहीं, वो सूत्र कौन सा लगाया कि पूरे भारत में सनसनाहट शुरू हो गई? वो सूत्र बता दो इधर। एक बात है, सही कह रहे हो, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं तुम सही हो, सही है थोड़ा सा। सूत्र ऐसा क्या किया गांधी ने? भारत 1920 में भारत एक राष्ट्र है नहीं, तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे तो तुम किसी को बुला ही नहीं पाओगे। जैसे 1905 में भारत राष्ट्र नहीं है, तो 1920 में भी तो भारत राष्ट्र नहीं है। कैसे बुलाओगे लोगों को? तुम्हें मास मूवमेंट करना है, कैसे बुलाओगे? क्या कहोगे? आज 80% पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर आने को तैयार नहीं है। 545 लोगों ने ऐसा गेम सेट कर रखा है, ये प्रेजेंट भारत के नेताओं ने सब, दलित खतरा है तुम्हारे ऊपर। कैसे? अरे है, बता रहे ना, सबको बांट दिया, हिंदू मुसलमान सब खतब अलग अलग पड़े बैठे हुए हैं और मारे सब जा रहे हैं, लेकिन एक निकलेगा दूसरा निकलेगा ही नहीं। हाँ, ठीक है बेटा, बट और कोई आदमी ट्राई करेगा? तेज बोल लो कि तेज? चलो बोलो। नहीं, खिलाफत तो तुम सही करो, मैं बैठू, मैं बताता हूं। बड़ा छोटा सा सूत्र लगाया। अब यह है गांधी के महानता के पीछे की वजह, समझ। सूत्र पता क्या है?
स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंच से संचालित किया। फिर से सुनो, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय लोकल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। अब पंजाब के लोग लड़ेंगे, लेकिन आंदोलन क्या होगा? अकाली। अपने लिए तो लड़ोगे ना। स्थानीय मुद्दे, लोकल इश्यूज, लेकिन प्लेटफॉर्म नेशनल। ये समझना है। तो दूसरी बात है, वो मैंने कहा आउट ऑफ द कोर्स है, लेकिन मैं आपको ये बात कहने स्पेशली आया हूं। बाकी तो इतने हमारे मित्र और सीनियर बैठे हैं, ये सब आपको, आपके पास यहां बतरा पे इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं भाई साहब, आप मानने को तैयार ही नहीं है। ये सब बहुत बड़े महान शिक्षकों में से हैं हिंदुस्तान में, सिविल सेवा के क्षेत्र में। और आप अगर इनकी बात सुनेंगे, ये सारे जितने यहां लोग बैठे हुए हैं, आप किसी की, इनमें से किसी एक आदमी को आप पकड़ लीजिए। पकड़ा मतलब ये थोड़ा कि पकड़ लिए सड़क पे जाके कूद के कि ऐसा है, और इन्हीं की बात मानिए आप। अगर राजू सर आपसे कह रहे हैं कि इकोनॉमी में आपको ये चीज पढ़नी, और तो मान लो यार, तुम बाहर, तुम आगे कहते हो कि गुड्डू भैया बता रहे थे कि जो है तुम पैसा हमको दिए हो। मैंने कहा तुम्हारा इंटरेस्ट मुझसे जुड़ा हुआ है, तो तुम किसी दूसरे की बात को क्यों सुन रहे हो? तुम आईएएस बनोगे तो इनका नाम होगा ना, तो इनको अपनी चिंता नहीं है, हमको हमारी चिंता नहीं है। मन, बात स्पष्ट हो गई ना? मन, पहला पॉइंट संघर्ष, दूसरा पॉइंट मन। अब इन दो मुद्दों से अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो बताओ। तुम्हारे मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तुम कुछ इन दो मुद्दों से पूछना चाहते हो तो बताओ। नमस्कार। नहीं, उसके पीछे वजह ही है, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, कि जो हमें नहीं चाहिए, ये तुम अभी कह रहे हो तुम्हें नहीं चाहिए ना, ये तो तुम अभी कह रहे हो इतने लोगों के सामने। अकेले में तो तुम कुछ और ही क्लिक कर दोगे यूट्यूब पे। आराम से। वो क्षण होता है, ये देखिए, कह रहे हैं वो क्षण होता है, वो कहो, वो क्षण 24 घंटे भी हो सकता है। नहीं तो जो क्षण चलवा रहा है उसने सेव कर दिया, अब वो सेव जो हो गया है वो एक्टिव है। तो जब तुम एक सेव हो चुका है और फिर दूसरी चीज को जब तुम सेव कर रहे हो, तो पहला वाला कह रहा है ये बेकार है, किनारे करो, घुसने ही नहीं दे रहा दूसरे वाले को। भाई आश्रम जो व्यवस्था है भारत की, ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? बैठो। बहुत अच्छा सवाल प्रदीप ने किया। इस देश में एक व्यवस्था चली थी, आश्रम। इसलिए गांधी जी ने जब अपने सिपाहियों को ट्रेन करना शुरू किया तो आश्रम बनाया, टॉलस्टॉय आश्रम। आ मतलब जगह, श्रम मतलब मेहनत। वो जगह जहां आपको मेहनत करना सिखाया जाए। जैसे आज यहां पर क्या है, स्कूल में कुछ चीजें हमें सिखाई गई थी जो हमने छोड़ दिया, और वही चीजें विक्ट्री का आधार हैं। जैसे डायरी, स्कूल का अंग है डायरी ना, आप अब नहीं यूज करते हैं। स्कूल में एक चीज थी होमवर्क, अब आप नहीं करते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप कम पढ़ रहे हैं इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? नहीं सर, आप गलतियां कर रहे हैं इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कोई भी स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी कर रहा है और कोचिंग ज्वाइन कर रहा है,
कोचिंग में सफलता लेने का एक ही सूत्र है। जैसे राजू सर ने नेशनल इनकम खत्म कर दिया चैप्टर, अब वो चैप्टर जिस दिन उन्होंने खत्म किया उसी वक्त आपको डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, उसी दिन। और अगर उसमें कोई पॉइंट बचता है आप पकड़िए तुरंत इनको आकर, तभी तो आपने पैसा दिया है। 8 घंटे का शेड्यूल बनाइए पर डे का मिनिमम। ये जो बहुत सारे टॉपर है, मैं 20 घंटे पढ़ता था, मैं भी 28 पढ़ता था। 20 घंटे पढ़ाई होती है मेंस के समय, मेंस के समय होती है। मेंस जब चलता है, आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा भवानी सवार हो जाती है सर पे। उस वक्त आपको ना खाना याद रहता, क्योंकि लगता है कि यार यही एक दरवाजा खोल ले। इंटरव्यू को कोई दरवाजा थोड़ी मानता है, सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है प्रीलिम्स, उसके बाद क्योंकि वहां संख्या ज्यादा है, तो जिसका प्री निकल जाता है उसको एक, जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, बहुत थके हुए, दिन भर आपने काम किया है, क्या भैया चला नहीं जा रहा, और कुत्ते ने दौड़ा लिया और आप 80 की स्पीड से भाग रहे, कहां से एनर्जी आई? तो एनर्जी अंदर थी ना। तो वैसे एनर्जी आज भी आपके पास है, लेकिन जैसे प्री निकलेगा तो वो एनर्जी ओपन हो जाएगी। यस, तब आप पढ़ेंगे 20 घंटे, तब मैं मानता हूं आप 20 घंटे पढ़ेंगे। 8 घंटे, 8 घंटे का मैटर हजम करना, 8 घंटे का शेड्यूल बनाइए पर डे का। जो भी टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये जिस दिन जो चीज खत्म करें, उसके बाद उसका जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बचना चाहिए। देखिए, तथ्य आपको हमेशा याद नहीं रहेंगे, ये बात याद रखिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट, जैसे आप स्विमिंग सीख गए और आपने 10 साल स्विमिंग नहीं की, तो स्विमिंग आप नहीं भूलेंगे। स्विमिंग आप नहीं भूलेंगे, लेकिन जब आप 10 साल बाद पानी में कूदेंगे तो एक गो में आप 100 मीटर नहीं तैर पाएंगे, फिर आपको 1 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यह है कोचिंग का इंपॉर्टेंस। लोग आते हैं, अरे भैया कोचिंग करने से कुछ नहीं, आपने कोचिंग को यूज ही नहीं किया। हर कोचिंग सारी 80% सिलेबस को पूरा करती है, सब। और टॉप आदमी कितने परसेंट पे करता है? 50। ऐसा कोई टीचर मैंने अब तक अपनी पढ़ाने के कैरियर में नहीं देखा जो सिंसियरली पढ़ाता ना हो। भाई साहब, सबको अपने कैरियर की चिंता होती है। मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा मेहनत मुखर्जी नगर के लोग करते हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट राजेंद्र नगर से आता है। उसकी वजह यह है कि स्मार्ट माइंड वहां ज्यादा है। आप उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका दिमाग ज्यादा स्ट्रांग है, स्मार्ट है, समझ लिया उन्होंने। 1 साल सन्यासी बन के रहना है, सारा रायता बंद, जिंदगी में रायता ही करना है। ये जिंदगी रायता फैलाने के लिए बनी ही है। लेकिन शक्ति, शक्ति, ये बाहर रिक्शे वाले खड़े हैं, कभी किसी ने बात कहा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं? किसी ना किसी के तो होंगे ही यार, हमारे भी हो सकते हैं। तुम एक आदमी बताओ दुनिया में जो तुम्हें अब तक के जीवन में मिला हो, जिसने तुमसे कहा हो कि रिक्शा, मेरे रिश्तेदार है दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं। ये रिक्शे वाले से बड़ा गुरु कोई है नहीं दुनिया में। और शक्ति, शक्ति ही सब कुछ है। तुम्हारा पूरा आनंद शक्ति पे टिका हुआ है। और शक्ति पाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। वो चाहे आज कर लो, चाहे कल करो, चाहे परसों, करना तो पड़ेगा ही सर। और वो साधना कराएगा कौन? कोचिंग वाली बात क्लियर हुई? 8 घंटे, जैसे आपने जीएस ज्वाइन किया, अब आपने जीएस ज्वाइन, 3 घंटे क्लास चली, 3 घंटा की क्लास को डाइजेस्ट करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, 5 घंटा हो गया। फिर आपने न्यूज़पेपर उठा लिया, 2 घंटा आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, और फिर 2 घंटे में न्यूज़पेपर को हजम करना है, 4 घंटा हो गया। 5 4 9 घंटा। पहले इस 9 घंटे को कंसोलिडेट कर लीजिए। आपको लगता है पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, भाड़ में गया सेव होना। पेशेंस आप चाहते ही नहीं, आप प्रकृति का सारा नियम तोड़ देना चाहते हैं।
ये तैयारी मुश्किल नहीं है। इस तैयारी का अगला बिंदु, थर्ड पॉइंट, पहला तो पॉइंट क्लियर हो गया ना, पहला संघर्ष, दूसरा मन, तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण, इस तैयारी में हारने वालों 98% लोग हारते हैं, उसकी मुख्य वजह है क्या? डिसिप्लिन का अभाव। मजदूर को क्यों एक, यहां जैसे जहां भी मजदूर है उसके ऊपर एक सुपरवाइजर है हर जगह। क्यों? क्योंकि मजदूर एक ऐसा तबका है जो खुद से डिसिप्लिन रह ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा मकान बन रहा है तो तुम्हारे घर में कोई एक आदमी ऐसा बैठाया जाएगा जो सारी प्रक्रिया को देखे। सीमेंट बना रहे हैं, ईंटा उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर वहां कोई बैठा नहीं होगा ना, ये लेट गए, बीड़ी जला लिए। मजदूर कौन? जिसको जबरदस्ती अनुशासन में रखा जाए, बस वही मजदूर है। जो खुद से अनुशासन में है वो राजा है, क्योंकि अनुशासन असंभव है। दूसरे को प्रवचन देना, जैसे हम अगर हमसे कहा जाए कि स्कूल में जाके पढ़ा दो, हम ना पढ़ा पाएंगे। हम स्कूल के बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते, 6, 7, 8। अब कोई लड़का खड़ा हो जाएगा, सर बियर पीनी चाहिए, अब मैं क्या बोलूंगा उसको? या तो मैं छोड़ दूं। बच्चों से कोई झूठ बोलेगा, और झूठ पर ही दुनिया टिकी है। यह स्कूल में पढ़ाया गया था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये लिखने के लिए था। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती। तुम भी जब आईएएस बन जाओगे और फिर स्कूल में जाओगे बच्चों को संबोधित करने, तो तुम ये सब बोलोगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। पता लगा तुम्हारे इमीडिएट बॉस का फोन आ रहा कि कहां हो जेंटलमैन? ओ सर, वो घर का एक प्रोग्राम था, उसी में हूं। बंद कर दे। पूरी क्लास के लड़के देख रहे कि ये तो खुद ही झूठ बोल रहा है। डिसिप्लिन, तीसरा पॉइंट। मजदूर वो जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन में रखा जाता है। सर ये इतना बड़ा पॉइंट है ना डिसिप्लिन। मेरी 11 बजे क्लास थी यहां पे, मैं 10:15 बजे आ गया था, 10:15। और ये सब मैंने सुधार किया अपने अंदर, ऐसा नहीं कि बचपन से था। ये चीजें मैंने इंप्रूव की, ये भी मैंने भी सीखा। तो अगर मैं किसी से सीख सकता हूं, आप हमसे सीख लो। हम सब किसी ना किसी से सीखते हैं। इसीलिए तो जितने भी महान लोग हुए, सबसे पहले क्या ढूंढा जाता, इनका गुरु कौन था? बुद्ध खुद से थोड़ी एनलाइटेंड हो गए, किसी ने तो दिशा दी ना। डिसिप्लिन। हिटलर, ऑफिशियली हम कितना भी उसकी पॉलिसियों का विरोध करें, लेकिन पर्सनली जब हम उसको देखते हैं, सर उसका नियम था 3 बजे सुबह उठने का, वो कभी टूटा ही नहीं। टूटा ही नहीं। शराब नहीं पीता था। जर्मनी वाला आदमी, जहां टेम्परेचर -20 है, शराब यूरोप की कल्चर का हिस्सा है। इसलिए इस्लाम बड़ी जबरदस्त पकड़ पश्चिम यूरोप में नहीं बना पाया, क्योंकि वहां का व्यक्ति बिना शराब के जी ही नहीं सकता। सऊदी अरेबिया में इस्लाम पैदा हुआ ना, वहां जो आदमी शराब पिएगा, वहां का आदमी ओल्ड मॉन्क पिएगा, वो डेड मॉन्क हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन यूएस, अरे रशिया, डिसिप्लिन। आप 1 साल के लिए एक डायरी बनाओ अपनी,
और अपनी डेली की रिपोर्टिंग लिखो, डेली। जैसे अभी वर्कशॉप करने आए थे तो कुछ लोग ऐसे ही हाथ झुलाते हुए चले आए कि चलो पांडे आओ, कुछ चुटकुला उटकुला सुना जी, आओ चला जाए। सीखने आए हो यार, थोड़ा डिसिप्लिन में आना चाहिए था। एक डायरी ले लेते, एक पेन ले लेते, एक कॉपी ले लेते, कुछ तो ले लेते। राहत इंदौरी को सुनने आए हो? जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, पता है चचा, हिस्ट्री ही पढ़ाते हैं। लेकिन अच्छे शायर हैं, अब तो बेचारे रहे नहीं, थे। और बहुत अच्छे, बड़ा सरकार के विरुद्ध तंज कर रहा एक कवि का, एक शायर का बहुत अच्छा काम माना जाता, करना ही चाहिए। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अपोजिशन। एक किस्सा उन्होंने सुनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा जब इमरजेंसी चल रही थी तो किसी मुशायरे में उन्होंने कहा कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस वालों ने छापा मार दिया उनके घर पे। ये उन्होंने ही सुनाया। तो उन्होंने एसएचओ से कहा कि मैंने कहा है सरकार चोर है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि कहां की चोर है। मैंने ये नहीं कहा कि भारत की चोर है, कि रूस की चोर है, कि ब्रिटेन की चोर है। मैंने ये नहीं कहा। तो सब इंस्पेक्टर ने कहा कि साहब आप हमको बेवकूफ समझ रहे हैं, हमको नहीं पता कहां की चोर है। तो ये वाकया उनका बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मैं कभी फुर्सत में रहता हूं तो मैं उनको सुनता हूं। विद्वानों की वो, मतलब विद्वान जो लोग हैं ना, विद्वानों से कभी बैर मत करिएगा, कभी भी, कभी भी। पाकिस्तान के एक से एक उलेमा है, मैं उनको सुनता हूं, अच्छा लगता है मुझे। मैं बड़ी सारी बातें उनसे सीखता हूं। विद्वानों से किस बात का? आखिर वोल्टायर को पढ़ रहे हो ना, रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टायर पढ़ते हो ना, तो विद्वानों की कौन सा दायरा? अभी कराची में एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सल सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। वो बुला रहे हैं मुझे कि आप हमारे यहां आइए, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। उनके यहां इंडियन हिस्ट्री तो है नहीं, इंडियन पढ़ाएंगे तो फिर वो देश बचेगा नहीं, फिर वो कहेंगे हमको वापस ले चलो अपने कंट्री में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री उनका सिलेबस है, यूरोपियन हिस्ट्री। तो और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री यहां पढ़ाता हूं, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे यहां आके पढ़ा दीजिए। मैंने कहा सौभाग्य है हमारा, तो ऐसा हालात ठीक हो जाए तो मैं जाऊंगा। टूटा वो दुर्घटना थी, कोई मिलाएगा भी तो। अगर वेस्ट ईस्ट जर्मनी हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता? हम राजू सर, नलिन सर जाके पढ़ाएंगे, देखो भैया। और एक बार हम पहुंच गए फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। हम पहुंचे तो वहां डिसिप्लिन। आप, ये छोटी बातें हैं, बहुत छोटी। बाकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तो बहुत बाद में आता है। देखिए 2 साल से हैं यहां पे, कितने लोग यहां बैठे होंगे जो 2-2, 3-3 साल से यहां तैयारी कर रहे होंगे। क्या फायदा? क्या फायदा? एक डायरी बनाइए और अपना पूरा चार्ट बनाइए, डेली का रिपोर्ट कार्ड। अगर आपका शेड्यूल नहीं है पढ़ने का, मत पढ़िए। कुछ भी करिए, उसकी शेड्यूलिंग करिए कि आज 1 2 3 4 ये काम मुझे करना है। और कोशिश करिए कि वो शेड्यूल किसी भी कीमत पे ना टूटे। आप क्लास आ रहे हैं, आपको कोई बचपन का दोस्त आ गया कि यार मूवी देखने चलना है, अब हमारी बात नहीं मानोगे? अच्छा थोड़ा सा लीवर का हिस्सा दे दो, मान ले। ऐसे बड़े सारे वाकयात होते हैं, अब हमारी बात नहीं मानोगे, अब यही सब होगा। अपने शेड्यूल को मत तोड़ो। तुम 1 साल ये बातें करके देखो, अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं फिर आऊंगा दोबारा। तुम 1 महीने के अंदर अपने अंदर चेंज देखोगे। चौथी बात, ये तो सामान्य बातें रही, संघर्ष, मन और डिसिप्लिन। अब हम आ जाएं कुछ परीक्षा की तरफ। हाँ हाँ बिल्कुल।
अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तुम्हारी बाधा नहीं है। इस इस चक्कर में विश्वामित्र का प्री नहीं निकला। ये तो तुमने बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ दिया। इस पे तो मैं 3-4 साल क्लास ले लूंगा। लेकिन लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं एक वीडियो रिलीज करने जा रहा हूं अपने चैनल पे, तो मुश्किल से हार्डली अगले हफ्ते में आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, युवा से अगर ऐसा सवाल है तो एक मैं आता हूं तुम्हारा क्वेश्चन। ये तुम्हारी बाधा नहीं है। विश्वामित्र भी आईएएस बन रहे हैं, तैयारी चल रही। फिर इंद्र का सिंहासन डोला। फिर इंद्र को लगा यार अब क्या होगा, तो इंद्र ने मेनका को बुलाया। मेनका ने उन्होंने कहा कि बहुत सीरियसली पढ़ रहा है, 15 घंटा डेली पढ़ रहा है ये। अरे बोली कोई बात नहीं, अभी उठा दूंगी इसको जाकर। और जैसे तुम आंख आंख बंद करके सोचते हो, ऐसे विश्वामित्र बैठे थे और जाके उन्होंने चूड़ी ऐसे खनखाई, उन्होंने एक आंख खोल के देख लिया, ये लड़की खड़ी। तो विश्वामित्र ने सोचा हमें क्या टेंशन है, हम तो हिंदू हैं, पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं, इस अटेम्प्ट में नहीं तो अगले जन्म में। लड़की तो मिल गई। ऊर्जा है, इसीलिए इस देश में शिवलिंग को मंदिर में बनाया गया। उसके ऊपर कोबरा साहब विज्ञान भैरव तंत्र एक किताब है, कभी तुम्हें मौका लगे जरूर पढ़ना। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। जो बच्चा है, बच्चा वहां सेक्स हार्मोन एक्टिव नहीं है, इसलिए बच्चे की जो सबसे बड़ी तमन्ना है ना, वो है चॉकलेट। उससे बड़ी उसकी तमन्ना नहीं है। स्त्री उसकी तमन्ना नहीं है, पुरुष उसकी तमन्ना नहीं है, उसकी तमन्ना है चॉकलेट। फिर बुजुर्ग, उसकी तमन्ना बहुत है, ताकत नहीं है। तमन्ना उसकी भी है लेकिन ताकत नहीं है। पूरी सुन लो। ये जो युवा अवस्था है ना, अब बाबा रामदेव को समझ में आ गई ये बात। बाबा रामदेव को समझ में आ गई, तुमको परेशान कर रही है। उस आदमी ने ओवरकम कर लिया, 10,000 करोड़ का मालिक है। कपिल शर्मा के शो में आया था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसके साथ एक्रोबेट जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसके सामने परफॉर्म करने की। 10,000 करोड़। और कपिल शर्मा मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में थाली उठाएंगे, बाबा रामदेव नहीं उठाएगा। मुकेश अंबानी की इतनी औकात नहीं है कि वो बाबा रामदेव से कहते कि मेरी बेटी की शादी में तुम थाली उठा लो, किसी गेस्ट को दे दो। मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में एक बड़ी प्यारी घटना घटी। बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उसको बुलाया उसने और कहा तुम लोग जितने भी गेस्ट आए हैं सबको सर्व करोगे। क्या संदेश दिया उस आदमी ने। पैसा होने से सब कुछ नहीं है, लेकिन यह बात वो सदगुरु से नहीं कह सकता था। ज्ञान सर्वोच्च है, तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो बाबा रामदेव से मुकेश अंबानी नहीं कह सकते कि आप हमारे यहां गेस्टों का आदर करेंगे और उनको माला पहनाएंगे, उनको खाना सर्व करेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्योंकि शक्ति ही तो है। और अगर वो शक्ति, और वो शक्ति एक समय आएगा, इसलिए मैंने बड़े सारे वीडियोस डाले यूट्यूब पे कि कन्वर्जन, धर्म का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है कन्वर्जन। लेकिन एक है सूडो कन्वर्जन। खत्म। श्यामलाल बन गया शमशुद्दीन, नाम चेंज करने से थोड़ी कुछ होता है। श्यामलाल बन गया सैमुअल। लेकिन ये सूडो कन्वर्जन है। जो ओरिजिनल कन्वर्जन, अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात? यही बात कि सिद्धार्थ इंद्रियों पे जी रहा है, और जो व्यक्ति इंद्रियों पे जी रहा है उसको जो इंद्रियों की विशेषताएं हैं वो प्रभावित करेंगी। अगर तुम्हें सेक्स प्रभावित कर रहा है तो तुम एक नॉर्मल इंसान हो। अब कुछ ज्यादा कर रहा है तो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो। लेकिन अगर तुम्हें सेक्स प्रभावित कर रहा है तो तुम नॉर्मल इंसान हो। लेकिन इस देश ने एक समय पर आकर कह दिया कि सेक्स की कोई बात नहीं करेगा। जैसे इस देश में अगर तुम सेक्स पे बात करो तो लोग तुम्हें रोक देंगे तुरंत, भाई साहब प्लीज, गंदी बातें कर रहे, करने के लिए मरे जा रहे हो।
बात तो कर लो। तो वो आचार्य रजनीश ने जब पहली बार वो प्रवचन दिया जिसपे किताब बनी संभोग से समाधि, और अब बड़ा बवाल हुआ इस देश में, भ्रष्ट आदमी है ये। यही एकमात्र देश है दुनिया का जहां दीवालों पे हर जगह लिखा हुआ है निराश पुरुष मिले। तुम इंद्रियों पे हो, तुम इंद्रियों से गवर्न हो रहे हो। अगर तुम सदगुरु जैसे किसी गुरु के पास, किसी, मैं ये नहीं कह रहा सदगुरु के पास, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी पूरी तुम्हारी चॉइस, किसी ऐसे आदमी को तुम पकड़ो जो तुम्हें साधना करना सिखा दे। ध्यान, ये मन जो है ना, मन, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता, विचार फेंकता रहेगा। कुछ भी, तुम्हें दो चीजें कभी नहीं पता चलती। एक, विचार आ कहां से रहे हैं। तुम 40 घंटा आंख खोल करके बैठ सकते हो, लेकिन तुम 4 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विचार कहां से आ रहे हैं ये नहीं पता। अगर ये पता चल जाए कहां से आ रहे हैं तो हम उन्हें तुरंत पकड़ ले। और दूसरी, कब कौन सा विचार आएगा। मैं क्लास ले रहा था तो एक लड़का उठा और क्लास के बाहर चला गया। अक्सर जाते ही लोग, फिर आया बैठा, फिर 5-10 मिनट बाद फिर चला गया। तो हम सोचते कि थोड़ा ऑक्सीजन लेने गया होगा, खींचने उछने गया होगा, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जब वो 5वीं बार उठ के जाने लगा तो मैंने उसको रोका। मैं कहा सर बेचैनी हो रही है। हमने, क्यों? कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। अबे मैंने कहा जब लग रहा है तो हमें भी बता। मतलब तुम इतने दुष्ट आदमी हो कि तुमको लग रहा भूकंप आ रहा है, तुम सोच रहे हो कि बढ़िया गिर जाएगा ईद तो हम निकल ले। और बेसमेंट की क्लास, बेसमेंट की, एक दरवाजा। हमने, कैसे लग रहा है? कहा सर विचार आ रहे हैं। हमने कहा हाँ बैठो, मरोगे नहीं, बैठो। जब राम अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, भगवान कहते भगवान सब करता है, अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, राजा दशरथ को। कुछ नियम है वो शाश्वत है, इटर्नल। तुम्हें इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तुम सबको, यहां जितने युवा बैठे हैं, यही तो भगत सिंह की यूएसपी है। हम में और उस व्यक्ति में क्या फर्क है? ये देश आजाद उन्हीं जैसे लोगों की वजह से हुआ, और आज परेशान है क्योंकि यहां के जो भगत सिंह है उनको सेक्स परेशान कर रहा है। तुम ही तो हो भगत सिंह, जिसकी मां ने तुमसे पूछा कि बेटा शादी कर लो, तुमने कहा हम नहीं करेंगे, हमारी मां गुलाम है, हम शादी। तुम्ही ने तो कहा था, तुम ही तो युवा थे। और कौन था? तुम ही तो थे। फिर तुम ही थे जिसका 4 kg वेट बढ़ गया था मरने से पहले। तुम ही थे जिसने कहा था कि 15 पेज बचा है उसको पढ़ लेने दो। और आज तुम कह रहे हो कि सेक्स परेशान कर रहा है। इसलिए यह देश परेशान हो रहा है क्योंकि यहां का युवा वो भटक गया, उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। उस क्यों भटका? उसने जीवनियां पढ़नी छोड़ दी, उसने ऑटोबायोग्राफियां पढ़नी छोड़ दी। वो एक मेरे मित्र हैं, उनके भाई भतीजे राजेंद्र नगर में रहते थे, अब तो वापस घर चले गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अवध यार जरा उसको पैसा दे दो कुछ। हम पैसा लगा नहीं पाए, कुछ दे दो। तो हम उनके कमरे पे गए पैसा देने के लिए, तो वो कुछ हल्दी और शहद वहद लगाया हुआ था चेहरे पे। तो हमने पूछा कि ये क्या? कहा भैया चाचा वो हल्दी लगाए हैं, शहद लगाए हैं ना। क्यों? कहा कि इससे चमक आती है। तो उन्हें तुरंत फोन निकाल के अपने वो मित्र उनको फोन किया। हमने कहा इसको ले जाओ, ये अगर 60 जन्म आईएएस देगा तो भी नहीं होगा इसका। ऐसे क्या कह रहे हो यार? मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ये चमक आ रही है पावर की वजह से, यहां क्यों नहीं आ रही, वहां क्यों नहीं आ रही है? जब इतना बेसिक सिद्धांत तुम्हारा क्लियर नहीं है तो तुम आईएएस बनोगे? जहां इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी सबको मिलाकर सोचना पड़ता है। इंटरडिसिप्लिनरी प्रिपरेशन है ये। इस प्रिपरेशन की सबसे खास बात यह है इंटरडिसिप्लिनरी। तुम्हें इकोनॉमी समझ में नहीं आई, तुम्हें पॉलिटिक्स कभी नहीं आएगी, आएगी ही नहीं।
यही यही तो एक खतरा है। हम क्यों बार बार तुमसे कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ने का? तुम्हारा बेस मजबूत हो जाएगा। तब तुम बेस मजबूत होने के बाद जब सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ोगे। अफगानिस्तान में स्त्रियों की दशा बुरी क्यों है? क्योंकि वो इकोनॉमिक तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं है। पराधीन सपनों सुख नहीं, इस्लाम रीजन नहीं है। इस प्रिपरेशन की सबसे अहम पहलू क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी। यहां तुम सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ सकते। और आज तुम ये बात कह रहे हो। तो मैंने कहा मैं पहले तो तुमको पैसा नहीं दूंगा। मैंने अपने मित्र से कहा मैं इनको पैसा नहीं दूंगा और ये आईएएस कभी नहीं बनेगा। शंकर जी कौन सा फेस पैक लगाए हुए? ताकत है, ताकत। स्त्री लक्ष्मी की तरह है, वो विष्णु का ही वर्ण करेगी। तुम कहानियां पढ़ के कुछ सीखे ही नहीं। तुम उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो कि मैं सिगरेट नहीं पीता। पियो, कौन मना किया तुमको? जहर भी पीना चाहिए। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली, देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। मैंने कहा लाइन से लगा बैठ जाओ, मैं डिसाइड करूंगी। स्त्री हमेशा डिसाइड करेगी। फिर जब दोनों लोग लाइन से डिसिप्लिन में बैठ गए, वो समझ गई पागल हैं। उसने दूर सागर में देखा एक आदमी शेषनाग पे लेटा। उसने कहा ये कौन है? बोले विष्णु है। बोले इसको पता है मैं बाहर आई हूं? बोले पता है। बोले फिर भी? जाके उन्होंने उनको माला पहना दी। इनविंसिबल है ना, ताकत। ये दोनों लोग देखते रह गए और माला ऐसे आदमी को पहना दी जो हमेशा लोड करके रखा हुआ है कि उल्टा सीधा बोले तुरंत डाल देंगे खटाक से। तो तुम सेक्स से इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हारा मन बहुत कमजोर है। तुम्हारे पास कोई इतना बड़ा गोल नहीं है जो इस छोटी सी चीज को ओवरशैडो कर जाए। तुम्हारे पास कोई नशा नहीं है। ये जो तुम शराब को नशा मानते हो, ये सबसे घटिया नशा है। पीते हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन बाप के पैसे का कभी मत पीना। बड़े मेहनत का पैसा होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के पिता एक सामान्य सैलरी पाते होंगे और वो आपको पैसा देते होंगे। अपने पिता के पैसे को कभी इधर उधर मत करना। हम भी तो मिडिल क्लास से है ना। हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे। हमारे यहां कोई बालू का ठेका थोड़ी था। हमारा है, हमारे पिताजी का नहीं था। सामान्य सैलरी पाते थे, यहीं हम रहते थे। दिल्ली आए थे, सामान्य अय्याशी, मस्ती, लग्जरी अपने पैसे पर। ना तो पिता के पैसे पर और ना लोन पे। दोनों बातें सर बहुत अच्छा बताएंगे। लोन पे कोरोना आया, बड़े लोग हिल गए अंदर से। कोरोना में ही मेरा झगड़ा हुआ जहां मैं पिछले इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। तो उनको लगा कोरोना चल रहा है, कहीं से पैसा आ नहीं रहा, इस वक्त टीचरों को धमका लो। तो उनको लगा कि यार बोलो, और हमने कुछ नहीं कहा। हमने सिर्फ छोटी मोटी दो चार बातें की, वो बुरा मान गए। 5-6 हजार करोड़ के मालिक, किक यू आउट फ्रॉम हियर। किक? अरे कैसी बातें कर रहे हो सर। और हम तो मराठा है, विद्रोह करेंगे। हमें तुम दबाओगे? हमें प्यार से बुला लो, बोलो। अभी एक साहब हमसे पूछे, यहीं पे मेरे दोस्त है, क्या इनकी ये जो है कितना पैसा दिए सब तुमको? सेमिनार करने आया मुखर्जी नगर। हमने कहा 20 लाख एडवांस आ गया था। हम समझ रहे थे नरेंद्र बैठे हुए। जब तक तुम्हारा मन ही तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। कब तक करेगा? 50, 55, 60, फिर क्या करोगे?
मैंने हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत को देखा जिसके मतलब उसके पास भी अच्छा पैसा था, 5-10 हजार करोड़ रुपया था, और पूरी बॉडी में, जब मैं उनसे मिलने गया था ना, पूरी बॉडी में आईवी कैनुला लगी हुई थी, पूरी बॉडी में, और उनकी आंख से आंसू गिर रहे थे। वो कुछ बोले तो नहीं, मैं भी क्या ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था कुछ देर तक, फिर मैं चला आया। मैंने क्लास की शुरुआत में क्या कही, ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये जितने शिक्षक लोग यहां बैठे, मैं सबको बुराया तुरंत, ये इनका सबका सम्मान, ये शिक्षक हैं। सब अपने आप में क्रांति हैं, ये सब मामूली लोग नहीं हैं। कुछ पूछ रहे थे। So, as per the program scheduled by Siddhartha IS, मैं लखनऊ से आ रहा था, मैंने कहा यही बना दो वीडियो। होगा, तुम शायद ओशो को समझ नहीं पाए। बैठो, लड़ाई हमेशा उससे की जाती है जो है, सुनना जो मैं तुमसे कह रहा हूं, लड़ाई हमेशा उससे की जाती। तुमने पहली बात तो यह मान लिया कि काम वासना एक ताकत है, निश्चित तौर पर है, लेकिन है कहां? जैसे अंधेरा, अगर तुम्हें अंधेरे को प्रूव करना हो, जैसे तुमने कहा साहब उस कमरे में अंधेरा है, मैंने कहा लेके आओ, ला पाओगे? लेकिन है अंधेरा। तो अंधेरा को दूर करने का तरीका क्या है? जहां भी अंधेरा है वहां लाइट जला दो, यही तरीका है ना। कितना भी घना अंधेरा हो, तुमने अगर छोटी सी लाइट जला दी, अंधेरा गायब। ऐसे काम वासना भी है, जब तुम्हारे ऊपर हावी हुई और तुम जाग गए। जागना मतलब तुम उस विचार को एंजॉय कर रहे हो, देख रहे हो। जागना मतलब यह नहीं कि आंख खोल के बैठ गए कि दिखाई नहीं पड़ रही है। किसी चीज पर जब भी तुम्हारी नजर पड़ती है आंतरिक, इसीलिए हिंदुओं ने एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने पूरे दर्शन को फोटो बना दिया। हाँ हाँ बस ठीक ठीक। तो एक मिनट है। तो उसने क्या किया, सबको फोटो बना दिया। उसमें एक फोटो है भगवान शिव की, उसमें एक आंख दिखा दी, ये वाली थर्ड आई। आजकल कितना सारा उस पर प्रोग्राम चलता है, थर्ड आई अवेकनिंग, थर्ड आई ये, थर्ड आई वो। तो जैसे ही तुम्हें परेशान कौन करेगा? विचार। काम का विचार ही तो परेशान करेगा। एज अ काम तो तुम कुछ जानते नहीं, विचार आएगा और उसी वक्त तुमने ये आंख, और जब तक ये बंद नहीं करोगे ये खुलेगी नहीं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये एक दिन में हो जाए, क्योंकि वो एक दिन में थोड़ी जनित है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 20 साल, 25, तो ये 10 साल का पूरा खेल है ना। तो तुम्हें समय तो लेगा ही। जब जब तुम्हें वो विचार घेर रहा है, तुम उससे लड़ो मत। लड़ोगे है, जीत ही नहीं सकते। कन्वर्ट करना है। वो मैं कहानी पूरी नहीं कर पाया था कि इसीलिए हिंदुओं ने वो शिवलिंग बनाई, उसके ऊपर एक कोबरा बनाया, क्योंकि मिथोलॉजिकली कोबरा दुनिया का एकमात्र जहरीला सांप है जो अपने जहर को मड़ी में बदल लेता है। कन्वर्जन, एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। साइंस के स्टूडेंट हो ना, हाँ, इसीलिए तुम ऐसा कर गए। खैर साइंस वाले भी करते हैं। एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता। उसे सप्रेस करोगे तो सप्रेस तो हो जाएगी, फिर उसे जिस दिन मौका मिलेगा वो ब्लास्ट मार देगी। वही तुम्हारे साथ हुआ। तुम सप्रेस करते चले गए और फिर जिस दिन उसको मौका मिला उसने ब्लास्ट मार दिया। अब कन्वर्जन कैसे है, इस पे तुम्हें सबसे अच्छा जो आंसर मिल सकता है, कई सारे तरीके हैं उसके। एक तो एक्सरसाइज बहुत अच्छा तरीका है, जिम जाना बहुत अच्छा तरीका है, जॉगिंग बहुत अच्छा तरीका है, साहित्य बहुत अच्छा तरीका है, और सब सारे तरीकों में जो सबसे बड़ा तरीका है वह है इतना विशाल गोल। जैसे बहुत लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो कहते कभी कभी हमसे, हम पूछते कि
आईएएस, सिर्फ आईएएस बनना चाहते हो? नहीं सर, बस नौकरी लग जाए। मतलब आईएएस भी गोल नहीं है। तो इतनी बड़ी चीज एक सामान्य मन से हासिल की जा सकती है? कभी नहीं। प्रश्न है, 5 मिनट रुक जाइए, एक 5 मिनट का। हाँ ना, सर थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी ले लेंगे, फिर सर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट। आप लोग का भी रिफ्रेशमेंट है, बैठे रहना अपनी सीट पे, खुद आ जाएगा, ठीक है? हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 मिनट का ब्रेक है अभी। सर भी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, कुछ रिफ्रेशमेंट लेंगे। आप लोग भी अपने सीट पे बैठे रहना, वहीं पर रिफ्रेशमेंट मिलेगा, ठीक है? कोई अपनी सीट से हिलना नहीं, वहीं पे आ जाएगा। कुछ देर ब्रेक ले लो, है ना? अभी एक, सर सर बैठिए, रिफ्रेशमेंट, हाँ, 5 मिनट। आपको एक बात जान के हैरानी होगी, बैठ जाइए अपनी सीट पे। अवध सर, नलिन सर, राजू सर, ये सब मेरे सीनियर रहे हैं, सॉरी मेरे गुरु रहे हैं। और मुझे, मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में मैंने इन लोगों को आमंत्रित किया है, जिसकी वजह से इस कार्यक्रम का जो मान था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पहले से। और कुछ और शिक्षक हैं, मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आपको, सिद्धार्थ भाई इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, जो आपको आगे लंबे समय तक आपका साथ देने वाले हैं। सबसे पहले राजू सर। एक माला दो। राजू सर इकोनॉमिक्स में जब तैयारी हम लोग किया करते थे तब भी इनको जानते थे, और आज बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, और आप लोगों ने भी नाम सुना होगा इनका। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक प्रख्यात शिक्षक और अध्यापक और मेंटर रहे हैं, जो आपको यहाँ पर इकोनॉमी के लिए गाइड करेंगे, इंडियन इकोनॉमी के लिए। कुमार नलिन सर, डॉक्टर कुमार नलिन सर, काफी लोगों ने नाम सुना होगा, किताबें भी हैं, और कई सालों से इस शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे रिजल्ट्स देकर आज यहां तक पहुंचे हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि सिद्धार्थ आईएएस में नलिन सर भी हिस्ट्री के लिए एक जबरदस्त फैकल्टी के रूप में हम सबके साथ मौजूद रहेंगे। सर, सर, सर बैठिए सर। मोहित सर। एम के मोहित सर। एम के मोहित सर फिर से इतिहास में एक और बड़ा नाम है ना। एक एक विषय के 4 4 5 5 एक्सपर्ट्स सिद्धार्थ आईएएस में जुड़े हुए हैं, जो कि निरंतर हम सबके लिए, यानी हम सभी आप सभी छात्रों के लिए लगे रहेंगे। तो इनका भी धन्यवाद, कुमार मोहित सर। सर गौतम आनंद सर, सोशल इश्यू, सामाजिक मुद्दा, नाम से ही मेरे ख्याल से आप परिचित होंगे इनसे, है ना? सर आप चेयर प्लीज। गौतम आनंद सर, सोशल इशू के प्रख्यात विद्वान, या फिर कह सकते हैं प्रख्यात शिक्षक, जो कि दिल्ली नहीं, दिल्ली से बाहर भी, इलाहाबाद में भी लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, और इनके द्वारा काफी छात्र सेलेक्ट हुए हैं। तो चलिए इनका भी धन्यवाद सर को, बहुत बहुत धन्यवाद।
सिद्धार्थ आईएएस में शिक्षकों की पूरी टीम है, ये याद रखिए। इतने ही नहीं, अभी कम से कम 100 शिक्षक पीछे हैं जो अभी आ नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हर सब्जेक्ट में आपके लिए मनोज सर, मनोज कुमार सर, एक्सपर्ट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। एक बार जोरदार ताली, है ना सर। सर नमस्कार सर, आइए। कैलाश सर, फैकल्टी ऑफ पॉलिटी, बहुत सालों से दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं और कई सारे सिलेक्शन इनके द्वारा किए गए हैं, तो इनका भी आभार व्यक्त करते हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। सर नितिन सर, मेरे ख्याल से आप लोग इनको यूट्यूब पर देखते होंगे, है ना, पॉलिटिकल साइंस के विशेषज्ञ, है ना, और करंट अफेयर्स की भी क्लासेस लेते हैं। इनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं हम यहां आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, मेरे ख्याल से रिफ्रेशमेंट सबके पास पहुंच रही है, नहीं पहुंचे, पहुंच जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मिल जाएगा, है ना। और यहां जो कल से प्रोग्राम शुरू होने वाला है उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। सुबह की जो क्लासेस है, सुबह हिंदी मीडियम 9 बजे से 11 बजे और इंग्लिश मीडियम 11 से 1 बजे की क्लास है। एक क्लास आपके लिए फ्री रहेगी, एक क्लास, सिर्फ एक क्लास, आप उसमें अटेंड कर सकते हैं चाहे तो, और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि सच में आपको यहाँ फायदा मिल रहा है। और किस तरह की चीजें होंगी मैं बता दूं यहाँ, कि जब आप एक तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पे हमने देखा है कि इस तैयारी का नतीजा काफी कम निकल के आ रहा है, खासकर हिंदी माध्यम में, है ना। हिंदी माध्यम में कितने लोग हैं यहाँ पर, हाथ उठाना एक बार। हिंदी माध्यम में भरा पड़ा हुआ, यहाँ पे जो क्राउड है हिंदी माध्यम का भरा पड़ा हुआ है, पर रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, कौन बताएगा इसमें? एनीबडी फ्रॉम यू? यस, जोर से बोलो और थोड़ी आवाज तेज करो। मास्क हटा लो, मास्क हटा लो, हाँ।